हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर 3 है आपके सिलेबस का, उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आज का जो टॉपिक है वो सिंपल होने वाला है, बेसिक टॉपिक लेंगे, ठीक है, बिल्कुल जनरल टॉपिक लेंगे इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस में भी किसकी, केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील टू टाइप ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, विच डील्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, which deals electrical energy and chemical energy and its interconversion called EC. What do you mean by EC? Electrochemistry, the branch of chemistry which deals with two type of energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्लियर है नहीं है, और इन दोनों को अपन किस तरह से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर अपन सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल करके उसका सॉल्यूशन बना ले, क्लियर है, तो उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है, बॉन्ड्स है, केमिकल एनर्जी है। अब अपन क्या करें, उस सॉल्यूशन से किसी तरह से कोई ऐसा दिमाग लगाए, ठीक है, और हम उससे करंट प्रोड्यूस कर सकें और हमारा बल्ब जला सकें। तो करंट प्रोड्यूस जब होगी तो बात हो जाएगी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है तो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी पॉसिबल इज आइदर इन 2 वेज, क्लियर है नहीं है। तो इस पूरे कन्वर्जन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपन बहुत ही सिंपल तरीके से। नोट कर लो डेफिनेशन। चलो, अब अपन बात ये करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करने लग जाते हैं तो वह हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, समझना। जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब हमारा क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सिबिट करते हैं, यानी जो करंट फ्लो करते हैं, ठीक है ना। यानी मैं सीधे सीधे इशारा है मेरा कंडक्टर्स की तरफ, पढ़ा है अपन ने। कंडक्टर्स क्या होते हैं, those substance which flow current, ये और you can say electricity। भाई ऐसे सब्सटेंस से ही तो जुड़ी होगी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लेना देना है वो कंडक्टर से ही तो होगा, तो हमें कंडक्टर्स को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कंडक्टर्स क्या हो, क्लियर है नहीं। फिर हम उन कंडक्टर्स की केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेशंस को आगे पढ़ेंगे। दोज सब्सटेंस विच फ्लो करंट और इलेक्ट्रिसिटी, हमने ये कह दिया है कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशन पढ़ेंगे, इंटरकन्वर्जन पढ़ेंगे, इनको कैसे चेंज करना है, मैकेनिज्म क्या है। कोई एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कम हो रही है, उन सारी चीज़ों को देखने से पहले कंडक्टर्स को पढ़ना जरूरी है। दोबारा सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पर कंडक्टर्स के पीछे की वजह बताई थी कि वो क्यों फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ उस वजह की बात अपन को नहीं करनी, या टाइप पढ़ने कि कंडक्टर कैसे कितने कितने टाइप के, क्लियर है नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को फ्लो करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। नोट करो एक बार, चलो नोट कर लिया। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ कंडक्टर्स की।
तो बहुत ही सिंपल है, कंडक्टर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं कंडक्टर्स? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेटालिक कंडक्टर्स और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स और एक क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को समझने से पहले अपन पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप ऑफ कंडक्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उसको देख लें। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद अपन कंडक्टर्स के टाइप देखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस में जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है। तो वी कैन से दोज सब्सटेंस, अब सब्सटेंस में भी या तो ये एसिड होते हैं या ये बेस होते हैं या ये होते हैं सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइट या तो कोई एसिड हो सकता है या कोई बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। दोज सब्सटेंस विच ब्रेक लाइट का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है किसकी प्रेजेंस में टूट रहे हैं? बोलो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। करंट जब फ्लो हुआ तो टूटे। दो सब्सटेंस विच ब्रेक into their ions due to flow of electricity called या current electrolytes। ऐसे सब्सटेंस जो अपने आयंस में बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं। किसके फ्लो से? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी डाल दो अपने आयंस में टूट जाएगा। NaCl है, जैसे NaCl को पानी में घोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी डाली Na प्लस और Cl माइनस आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और कोई है तो वो भी ब्रेक हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर्स ही हैं। आर दोज कंडक्टर्स, electrolytes are those conductors which flow electricity by their ions। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो करते हैं वो अपने आयंस की वजह से करते हैं। भैया ये कंडक्टर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं ना, करंट का फ्लो करते हैं ना। तो ये करंट का फ्लो क्यों करते हैं? अपने आयंस की वजह से करते हैं। और ये आयंस कहाँ से आते हैं? इनके टूटने की वजह से आते हैं। क्लियर है नहीं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो टूट कर आयंस देते हैं। इन आयंस की वजह से क्या फ्लो करते हैं? बोलो, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को ये फ्लो करते हैं। तो ये कंडक्टर्स हुए। क्लियर है नहीं? चलो अब अपन देखते हैं इनके टाइप, कितने टाइप के। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो या तो एसिड या बेस या सॉल्ट होते हैं। लेकिन ये दो टाइप के, टू टाइप। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। सबसे पहले होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले कौन से होते हैं? बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और बी कौन से होते हैं? हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। बी कौन से होते हैं? बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों नोट करो भाई। इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, दोनों कंडक्टर्स हैं। क्लियर है? और दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे अपने आयंस की वजह से, और दोनों ही ब्रेक हो जाएंगे अपने आयंस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा। 100% आयोनाइज होता है ये। और वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना। वीक का मतलब क्या है? जो 100% आयोनाइज नहीं। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? यहाँ पे जो 100% आयोनाइज हो। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर आपने पानी में घोल दिया तो वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, अपने आयंस में कंप्लीटली चेंज हो जाए। उनको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रही है। दो टाइप के हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट which complete ionize in solution। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, 100% आयोनाइजेशन हो जाता है जिनके सॉल्यूशन में, उनको अपनी क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर जैसे आपने सपोज करो NaCl लिया, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों है बताऊंगा अभी। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल ले ली और वाटर में डिसॉल्व कर दिए, तो क्या हो गया? 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? 100 Na+ और 100 क्या बनाएंगे? Cl। भाई एक NaCl से एक Na+ और एक Cl- आयन बनेगा ना, तो 100 से कितने बनेंगे? 100 Na+ और 100 Cl-। तो सारे के सारे आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि Na+ और Cl- आयन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो थोड़ा वीक है, इसलिए ऐसा हो। ठीक है, तो क्या अपन बोल सकते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपन ऐसे बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक बिटवीन आयंस। अरे आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स कमजोर है, तभी तो वो सारे के सारे आयोनाइज्ड हो गए। पानी ने उनको सबको अलग अलग कर दिया। और अपन ऐसे बोल सकते हैं सो दैट वाटर, पानी के अंदर वो डिसोसिएट हो जाते हैं। फिर इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट दूसरा भी लिख सकते हैं। तो ये वाली बात है। ठीक है, अब बुक में क्योंकि अट्रैक्शन वाली लाइन है नहीं एक्चुअली में, तो इसको अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर एग्जाम्पल की बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, तो एसिड और एसिड हो, या भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या तो कोई एसिड हो गया, बेस हो गया, या कोई सॉल्ट हो गया, लेकिन वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। मतलब एग्जाम्पल की बात करें तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, इस तरीके का कोई एसिड हो सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हुआ, KOH हुआ, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रो, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है? देखो मैं बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है 3 टाइप का। कैसे? क्या सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट, और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। आपने क्या देखा? कोई एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दोनों ही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ही होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्ट हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट है, तो उसमें क्या देखना है कि उसमें से कोई ना कोई एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और दोनों ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? NaCl। NaCl कैसे कैसे बनता है? देखो HCl प्लस NaOH, NaCl हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा हमारा KCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की अगर अपन बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl और वीक बेस हम ले लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में होता है सोडियम एसिटेट। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के एग्जाम्पल हो गया NaCl, KCl, ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट हैं। NH4Cl, ये है देखो NH4OH जो होता है, NH4OH ये वीक बेस होता है। ठीक है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इन दोनों को मिला दो, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और NH4Cl बनेगा, तो एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको लिखा है। तो ये बना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले एसिड लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस
सोडियम एसीटेट CH3COONA, तो ये बना है हमारा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। या वीक एसिड देखो ये CH3COOH वीक एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, वाटर बाहर निकल गया और CH3COONA बन। नोट करो। चलो, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के अपन ने अच्छे से डिस्कस किया। ये एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से आते हैं, 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम 11th में पढ़े। अब अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, उनके जो आयंस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है कुछ ना कुछ, ये आप ध्यान रखना, आगे काम आएगा। चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू सॉल्यूशन। अपन कह सकते हैं दोज इलेक्ट्रोलाइट which do not ionize completely in solution called weak electrolyte। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते अपने सॉल्यूशन में, कुछ ना कुछ अनडिसोसिएटेड पार्ट बच जाता है। भाई कुछ पार्ट तो डिसोसिएट हो जाता है, NaCl के तो जितने भी मॉलिक्यूल लोगे तो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। बट इनका अगर आप 100 मॉलिक्यूल ले लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल ले लिए, 100 मॉलिक्यूल ले लिए CH3COOH, ये होता है वीक एसिड। और वीक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। भाई वीक एसिड आएगा, इसमें वीक बेस आएगा, समझो, और वीक ही सॉल्ट आएगा। वीक सॉल्ट क्या होते हैं मैं बता दूंगा, जो वीक एसिड और वीक बेस मिलकर बनाता हूँ। एक ही पॉसिबिलिटी बची थी, 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के आपने ले ली, तो जैसे ही आपने एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया और कोई सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन होगा वो सपोज करो 40% डिसोसिएशन हुआ। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 40% डिसोसिएशन का मतलब 100 में से केवल 40 ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो अपने आयंस में ब्रेक होंगे। 100 में से 40 मॉलिक्यूल होंगे तो एसीटेट आयन कितने मिलेंगे हमें? 40। भाई एक से एक एसीटेट आयन मिलेगा, एक H+ आयन मिलेगा, तो 40 से कितने मिलेंगे? 40 H+ आयन मिलेंगे और 40 से एसीटेट आयन मिलेंगे। अभी भी यहाँ पे 60 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बचे हुए। क्लियर है नहीं? उसे उन्हें बोलेंगे पर अनडिसोसिएटेड पार्ट, जो डिसोसिएट अभी हुआ नहीं, टूटा नहीं है। क्लियर है नहीं? तो दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, अभी अपने आयनों में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए, इन सॉल्यूशन कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब क्या करें अपन? समझदारी वाली बात ये, अब क्या करें कि अपने आयनों में डिवाइड, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज होते चले जाए। ठीक है, तो इनका आयोनाइजेशन अगर बढ़ाएं अपन, इनका आयोनाइजेशन बढ़ाने का एक तरीका होता है डाइल्यूशन बढ़ा दो। डाइल्यूशन का मतलब और वाटर मिलाओ, जितना ज़्यादा वाटर मिलाओगे उतना ही ज़्यादा ये डिसोसिएशन बढ़ेगा। 40% है, थोड़ी देर में 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो पानी क्या करता है? पानी H+ आयनों को और एसिटेट आयनों को ब्रेक करने की कोशिश करता है। जो इंटरेक्शन लग रही है आयन्स के बीच में उनको ब्रेक करते हैं। क्लियर? तभी होगा जब पानी ज़्यादा होगा, मतलब डाइल्यूशन करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर किसी भी कंसंट्रेशन पर, कि एट एनी कंसंट्रेशन, कितना भी पानी हो, ज़्यादा हो चाहे कम, सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है ना? सॉल्यूशन फॉर्म में आपने अगर ले रखा है NaCl को, सॉल्यूशन फॉर्म समझते हो ना, जिस मतलब सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब तो इतना पानी लो क्यों NaCl उसमें डिजॉल्व हो, तभी तो बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपने मान लो ऐसा कर दिया कि 1 गिलास नमक ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, 1 गिलास नमक में 5 ml पानी डाल दिया, तो सॉल्यूशन नहीं है, वो तो एक मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा, सारे के सारे आयंस में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो नहीं होगा। कैसे होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ेगा। तो इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है,
ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन समझ गए ना, एडिंग सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट ले रखा है उसको ऐड करते जाओ, और तो वो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते, डाइल्यूट करते जाओ। ऑन डाइल्यूशन आयोनाइजेशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कर देने से आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। स्ट्रॉन्ग में ये बात इसलिए नहीं लिखी क्योंकि तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, यहाँ बढ़ता है आयोनाइजेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डाइल्यूशन कर देने से वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका आयोनाइजेशन बढ़ता चला जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, तो इधर लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा वीक बेस, वीक बेस में जैसे NH4OH अमोनियम, जो सिलेबस में उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा हमारा वीक सॉल्ट। अब वीक सॉल्ट क्या होगा, जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने, दोनों ही वीक होने चाहिए, अगर एक भी स्ट्रांग हुआ तो स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो वीक सॉल्ट, वीक सॉल्ट इन दोनों को मिला देने पर क्या मिलेगा, अमोनियम एसिटेट, ये है वीक। अगर यहाँ Na आ जाता तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो जाता, समझ रहे हो ना, ये हो जाएगा अमोनियम एसिटेट। तो ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको अपन पाउडर फॉर्म में ये होते हैं, जैसे पानी में इनको डिजोल्व करेंगे धीरे धीरे आयोनाइज्ड होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो सकते ये, ठीक है, क्योंकि वीक होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन अगर अपन देखें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो वाटर ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि वाटर खुद आयोनिक होता है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। चलो नोट कर लो, नोट कर लिया अच्छे से। तो ये थे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयनों में कंप्लीट आयोनाइज हो जाए उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयन्स में कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, उनको अपन बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं हमारे टॉपिक की, वो कंडक्टर्स कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ये एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं अपन मेटालिक कंडक्टर, एक को क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, ए। और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, अपन ने देख लिया, ठीक है। और यहाँ होते हैं मेटालिक कंडक्टर। इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस करते हुए पढ़े। सबसे पहला ध्यान से देखिए, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों ही कंडक्टर है, तो जाहिर सी बात है दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन किस वजह से करेंगे। मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और ये फ्लो करेंगे करंट को आयंस की वजह से। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, तो डेफिनेशन भी है इनकी। अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट्स में अपन ने पढ़ा था ना, दो सब्सटेंस विच फ्लो इलेक्ट्रिसिटी और करंट ड्यू टू देयर आयंस, और आयनाइज हो जाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी। तो सुन लो, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं, these flow current due to free electrons, due to free electrons। ऐसे कंडक्टर्स जो करंट को फ्लो करते हैं किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल से, कॉपर मेटल, आयरन का मेटल, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये करंट को फ्लो करते हैं। अच्छा, यहाँ अगर अपन बात करें फर्स्ट पॉइंट की, सो दीज कंडक्टर्स फ्लो करंट ड्यू टू आयंस, ड्यू टू आयंस, आयंस की वजह से ये फ्लो करते हैं। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस पता है ना,
भाई किसी न्यूट्रल एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उसको अपन आयन बोलते हैं, कम होते हैं तो भी आयन बोलते हैं, ज़्यादा हुए तो नेगेटिव, कम हुए तो पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन अकेला है उसको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई न्यूक्लियस थोड़ी होता है, कोई एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये तो एटम के अंदर होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आ रही है तो मेटालिक कंडक्टर, और आयंस की वजह से आ रही तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। चलो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो मेटालिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को फ्लो करते हैं किसी भी स्टेट में, चाहे मोल्टन स्टेट हो चाहे सॉलिड स्टेट हो, क्योंकि हर वक्त इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहे। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज, हमेशा करते, और वी कैन से एनी स्टेट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कब करते हैं, केवल और केवल मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? सॉलिड स्टेट में क्या हो, जैसे NaCl सॉलिड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। क्यों? आयंस जो होंगे ना उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, आयंस जो होंगे उनके बीच में इतना ज़्यादा हाई इंटरेक्शन होता है कि वो ब्रेक नहीं हो पाता, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ब्रेक नहीं हो पाता। तो जब आयन से ही सॉल्यूशन में नहीं आएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से होगी? NaCl सॉलिड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो NaCl सॉलिड किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर की तरह, सॉलिड स्टेट में बताया था। ठीक है ना, इसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह। इसको कंडक्टर बनाने का क्या तरीका है? इसको पानी में घोल दो या इसको मोल्टन स्टेट में ले आओ। मोल्टन स्टेट में ले आने पर, ये पानी में घोलने पर क्या होगा, आयंस दूर दूर हो जाएंगे और आयंस फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए, तो ये कंडक्टर बन जाएगी। समझ गए ना? तो यहाँ पर किसी भी स्टेट में हो जाता है, यहाँ अपन लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस पानी वाले विलयन में ही इनकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होगी, ये दिखाई देगी, तभी ये कंडक्टर माने जाएंगे, अदरवाइज इंसुलेटर हो जाएंगे सॉलिड में, सॉलिड में इंसुलेटर हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है? देखो ये जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, भाई कोई भी अगर चीज़ है ना इस दुनिया में बनी हुई तो उसमें रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का उल्टा। करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से और यहाँ पर हो रही है आयंस की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन और आयंस के मार्ग में जो रुकावट होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और वो रुकावट यहाँ भी होती है और यहाँ भी। समझो इस चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मान लो सिल्वर ले लें, सिल्वर का वायर ले और एक हम लोहे का वायर, हम सिल्वर मेटल ले और लोहा मेटल ले, दोनों में ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन ज़्यादा किस में है? सिल्वर रीजन, वह रेजिस्टेंस कम, इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में रुकावट कम है, आयरन में ज़्यादा है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा मैं तीसरा पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस क्यों होती है यहाँ? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन, टक्कर है, कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्नेल्स। कार्नेल्स के साथ जब फ्री इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं तो वो कार्नेल्स उनके मार्ग में क्या हो जाते हैं? रुकावट आ जाते हैं, रुकावट डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कम करते हैं फ्लो करने में, उसे अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये सपोज करो कोई मेटल की शीट है इस तरीके की और इसमें इस तरीके के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये मेटल जो है मान लो Fe है, तो Fe क्या करता है? Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह मिलता है, Fe+2 आयन मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए और ये कार्नेल्स हो गए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इनके कार्नेल्स के अंदर से होते हुए गुजरेंगे, तो कार्नेल के साथ क्या करेंगे? टक्कर करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इससे,
इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, इससे ध्यान रखें, ठीक है। और अगर अपन यहाँ बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्यों होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ रेजिस्टेंस कई रीजंस की वजह से, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू फर्स्ट सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। जैसे NaCl है, तो NaCl में Na+ और Cl- आयन ही एक दूसरे को खींचने में लगे, तो Na+ और Cl- आयन अगर एक दूसरे को खींचेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से करवा पाए, जब आयन्स खुद ही फ्री नहीं है, क्लियर है ना, तो खुद ही फ्री नहीं है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगा। तो यही तो रेजिस्टेंस है, जहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो वो रेजिस्टेंस, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की वजह से हो। सेकंड होता है हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी तो सॉल्यूट को खींचेंगे अपनी तरफ। जैसे वाटर का है, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, उसमें नमक डाल दिया आपने, तो उसका हाइड्रोजन वाला पार्ट पॉजिटिव है और ऑक्सीजन वाला नेगेटिव है। देखो ये H2O है, हाइड्रोजन वाला पार्ट पॉजिटिव है, ऑक्सीजन वाला पार्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये वाला पार्ट तो काम करेगा किसकी तरफ, Cl की तरफ। Cl- को कौन खींचेगा अपनी तरफ, हाइड्रोजन, और Na+ को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो ये जो खिंचाव है इसकी वजह से भी आयन्स अपनी स्पीड कम कर लेंगे। अगर आयनों की स्पीड कम हुई तो इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस हो। तीसरी जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट 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 होगी, सॉल्वेंट सॉल्यूट होगी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी काम करती है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को अपन बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं अपन, विस्कस फोर्स। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब जैसे पानी और पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचने में लगे, तो फिर आप सोच रहे होंगे सर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो एक दूसरे को खींचने दो, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्यों चेंज होगी। इलेक्ट्रिसिटी तो आयंस के फ्लो की वजह से चेंज होगी, आयंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। अगर मान लो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो बहुत गाढ़ा है, गाढ़े सॉल्वेंट में आप आयंस का फ्लो करवा ही नहीं सकते। जैसे आप नमक को अगर शहद में डाल दो, शहद में, हनी में, तो शहद कितना गाढ़ा होता है नहीं होता, उसमें डाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी मेजर करोगे तो बिल्कुल जीरो के बराबर आएगी। क्यों, नमक जो होगा उसके आयंस चल ही नहीं पाएंगे क्योंकि खुद ही नहीं चल रहा है, उसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक दूसरे को खींचने में लगेंगे, शहद शहद के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा। पानी में तो ये इंटरेक्शन कम होता है। अपन जनरल बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में किस किस वजह से आ सकता है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से आ सकता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन से आ सकता है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन विस्कस फोर्स से आ सकता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ये तीन रीजन, तीन डिफरेंस हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट कि अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, ये आपने नोट कर लिया, फोर्थ पॉइंट की बात करें। फोर्थ पॉइंट क्या है, टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, टेम्परेचर डिक्रीजेस द फ्लो ऑफ करंट, और वी कैन सी कंडक्टेंस। टेम्परेचर डिक्रीजेस द करंट फ्लो। मेटालिक कंडक्टर्स का जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कम कर देता है, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिससे कंडक्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाए। कंडक्टेंस क्या है, एबिलिटी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टेंस कुछ भी नहीं है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जो इस चीज़ को मेजर करती है कि वो कितने अच्छे से करंट को फ्लो कर पा रहा है, और वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटालिक कंडक्टर का। रीजन सीधा सा है, अरे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो कार्नेल्स होंगे ना, कैटायंस होंगे, कार्नेल्स होंगे, वो भी जल्दी जल्दी वाइब्रेशन करेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, स्पीड बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ एक नुकसान और है, कार्नेल्स की जो वाइब्रेशंस है वो बढ़ेंगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके बीच बीच में कार्नेल्स आने लगेंगे, वाइब्रेशन बढ़ेगी तो बीच बीच में आने लगेगी। भाई कार्नेल्स एक तो रेस्ट स्टेट में है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से निकल रहा है, और अब यही कार्नेल्स जंप करने लग जाए
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्लियर है नहीं है। अरे अगर 2-3 पुलिस वाले खड़े हुए रेस्ट स्टेज में, पॉज स्टेट में, ठीक है ना, और कोई बदमाशी कर रहा है और निकल जाएगा, कोई चोर आ गया मान लो, तो वो चोर आराम से उनके बीच में सो के निकल जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट स्टेज में। लेकिन अगर वो वाइब्रेशन स्टेट में आ जाए, पकड़ने वाली स्टेज में आ जाए, तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना उसके लिए। ऐसे ही यहाँ पर है मेटालिक कंडक्टर्स में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ उल्टा होता है, आप जैसी टेम्परेचर बढ़ाओगे, आयन सी तो है तो वो आयनों की स्पीड बढ़ने लगेगी, और ये जो इंटरेक्शन है ये कमजोर पड़ने लगेंगे सारे के सारे। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन खत्म होने लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट भी खत्म हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी बहुत कम हो जाएगा। गर्म पानी के अंदर या वेपर के अंदर ये इंटरेक्शन होता ही नहीं, तभी तो गैस बन जाती है, मॉलिक्यूल फ्री। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस सो आयंस स्पीड इंक्रीजेस, आयंस की स्पीड बढ़ेगी, सो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस घट जाएगा और कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है, इसको भी नोट कर लो। एक और इसमें लास्ट जो अंतर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है केमिकल चेंज का, कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं, ये फ्लो हो रही है इन कंडक्टर्स में, तो केमिकल चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ, मेटालिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। कभी ऐसे हुआ है कि आपने कॉपर के अंदर करंट फ्लो करवाया, तो करंट फ्लो होने के बाद वो कॉपर टूट गया हो, या उसमें कोई नई चीज़ बन गई हो, कॉपर क्लोराइड बन गया हो, कॉपर जैसा था वैसा ही रहे। समझे, कूलर के अंदर कॉपर के वायर होते हैं, सुबह उठते कूलर की शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है, वैसे ही रहता है। मेटल कभी भी चेंज नहीं होता, मेटालिक कंडक्टर में बस इलेक्ट्रॉन फ्लो करके रुक जाते हैं, जैसे जितनी देर तक आप करंट फ्लो करवाओगे होते रहेंगे, रोक दिया तो रुक जाएंगे, केमिकल चेंज नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो रहा होगा तो कोई केमिकल चेंज नहीं। लेकिन यहाँ तो केमिकल चेंज होगा तभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है भाई, NaCl डिसोसिएट होगा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होना ही तो क्या है, केमिकल चेंज है भाई, डिकम्पोज होना क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो अपन ये क्या लिखेंगे, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन आयंस टेक्स प्लेस, डिकम्पोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का आयंस में। क्लियर है नहीं है, यानी यहाँ केमिकल चेंज होता है और यहाँ केमिकल चेंज नहीं होता। एक और पॉइंट लिख लेते, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो खुद से एक बार मुझे सोच के बताओ ये बात, कि इन दोनों में से जनरली किसकी कंडक्टेंस हाई होगी। कंडक्टेंस समझ रहे हो ना, एबिलिटी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ए प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी विच रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एबिलिटी। किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की कितनी एबिलिटी है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, तो इन दोनों में बताओ मुझे किसकी ज़्यादा है। कॉपर के तार की ज़्यादा है या नमक की ज़्यादा है। नमक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कॉपर का तार क्या हो गया, मेटालिक कंडक्टर। कॉपर के तार की ज़्यादा है ना, सर्किटों में कॉपर के तार यूज होते हैं नहीं होते, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ज़्यादा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, फायदा इसमें। ठीक है, तो बोलो अपन क्या लिखेंगे, द कंडक्टेंस इज हाई, द कंडक्टेंस इज हाई एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, समझ गए। और यहां क्या लिखेंगे बोलो, द कंडक्टेंस इज लो, द कंडक्टेंस वैल्यू इज लो, इनकी कंडक्टेंस जनरली लो होती है। अब इनमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कोई सा भी हो, इन सब की कंडक्टेंस मेटालिक से कम ही होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल्स की बात मैंने आपसे कर ही ली,
स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट, सभी इसमें लिख सकते हैं। NaCl, KCl, सोडियम एसीटेट, NaOH, HCl, CH3COOH, वीक एसिड हो जाएगा, NH4OH वीक बेस हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल। यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो अपन सब जानते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सब आएंगे इसमें। ठीक है भाई। तो ये हो जाए हमारे कंडक्टर्स के दोनों टाइप, मेटालिक कंडक्टर और दूसरा हो जाएगा हमारा। तो अब बात करते हैं नए टॉपिक की, और वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो कंडक्टेंस कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which show ability to flow electron, ability to flow electron मतलब to flow current। सॉरी, किसी भी सब्सटेंस में करंट फ्लो हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा हो, चाहे आयंस की वजह से हो रहा हो, वो करंट जो है कितना फ्लो हो रहा है कितना नहीं हो रहा, उस एबिलिटी को अपन कंडक्टेंस बोलते हैं। प्रॉपर्टी होती है हर एक सब्सटेंस की। इंसुलेटर्स की भी होती है, इंसुलेटर्स की कंडक्टेंस 0 होती है, मतलब उनके अंदर प्रॉपर्टी नहीं है, खत्म है, ना के बराबर। सेमीकंडक्टर्स में न कम होती है न ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होती है कंडक्टर्स, तभी तो कंडक्टेंस नाम है। ठीक है। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को बढ़ा और घटा सकते हैं। वैसे डिफरेंस में काफ़ी कुछ आ गया, लेकिन अलग से फैक्टर्स और दे रखे हैं सिलेबस में, देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर, तो बताओ टेम्परेचर से क्या होगा भाई। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभी देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो होंगे, उन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में हर एक आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा और कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और कंडक्टेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। ये क्या है हमारी करंट, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। करंट आई है, करंट आई ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा, ये दोनों एक ही तो चीज़ है, और ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर इंक्रीजेस सो स्पीड ऑफ आयंस, स्पीड ऑफ आयंस भी इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, स्पीड ऑफ आयंस भी बढ़ा। ठीक है, सो कंडक्टेंस, सो रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड कंडक्टेंस इंक्रीज। ये लिख लो, बहुत है। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ आयंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये इंटरेक्शन भी कमजोर पड़ जाएंगे। सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये तीनों ही इंटरेक्शंस वीक पड़ जाएंगे, इंटरेक्शंस बिकम वीक। देखो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, मेटालिक कंडक्टर्स नहीं पढ़ने। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पढ़ने, इसलिए हम उन्हीं की बात करेंगे। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्पीड ऑफ आयन बढ़ेगी, ये सारे के सारे इंटरेक्शन घट जाएंगे, और ये सारे के सारे इंटरेक्शन ही तो रेजिस्टेंस कॉज करते थे। अब यही घट गए तो रेजिस्टेंस भी कम, और अब आयंस के मार्ग में कोई रुकावट नहीं, और कंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला फैक्टर। चलो नोट हो गया। अब आ जाते हैं अपन दूसरे फैक्टर पे। ठीक है, दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, दूसरा फैक्टर हमारा सिंपल सा है, और वो है हमारा सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट इंटरेक्शन ये क्या चीज, देखो सॉल्यूट इंटरेक्शन से मतलब है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन रिड्यूस द स्पीड ऑफ आयंस, अरे Na+
और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस आयन के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन है ना, इसे बोल रहे हैं अपन इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अगर ये ज्यादा हुआ, अगर ये ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि स्पीड कम हो जाएगी। Na प्लस को Cl माइनस खींच रहा है तो Na प्लस फ्रीली नहीं जा पाएगा, स्पीड कम हो गई आयंस की तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घट गई, तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो रिड्यूस द स्पीड ऑफ आयंस सो कंडक्टेंस डिक्रीज, ये लाइन लिख लो। थर्ड हो जाएगा हमारे पास कौन सा, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब फोर्स से मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं कॉमनली। सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा तो भी रिड्यूस हो जाएगी आयंस की स्पीड। इट ऑल्सो रिड्यूस स्पीड ऑफ आयंस, स्पीड ऑफ आयंस, सो कंडक्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, कंडक्टेंस डिक्रीज। भी पानी के मॉलिक्यूल होंगे, ये पानी के मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से अपन कह सकते हैं जैसे वाटर के मॉलिक्यूल, ये Na प्लस आयन और ये Cl माइनस आयन, इसको Na प्लस आयन को इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल घेरे रखते हैं, ऑक्सीजन वाला पार्ट आगे की तरफ है, इस तरह, समझो इस तरह। तो ये जो इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये क्या है, ये आयन क्या हो गया हमारा सॉल्यूट, और ये क्या हो गया वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। Na प्लस आयन को पकड़ के अगर बैठ गए तो ये स्पीड कहाँ आएगी, इसकी कम हो जाएगी। ऐसे Cl माइनस आयन को इस तरह से पकड़ के बैठ जाते हैं वाटर, हाइड्रोजन आगे की तरफ आ जाएगा ना, क्यों आएगा पता लग गया ना, चार्ज की वजह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl की तरफ आएगा इस तरह। तो ये जो इंटरेक्शंस हैं, ये इंटरेक्शन खतरनाक है आयंस के लिए, तो ये अगर ज़्यादा होंगी तो रिड्यूस हो जाएगी स्पीड आयंस की, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। फोर्थ बात करते हैं अपन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब पानी के मॉलिक्यूल के बीच में भी कोई इंटरेक्शन, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है पानी के मॉलिक्यूल के बीच में, तो उससे क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल जो होंगे वो गाढ़े, मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोज करो अगर ज़्यादा है, कब ज़्यादा होती है, सॉलिड में, लिक्विड में, सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर आप क्या नहीं करा सकते, आयंस का फ्लो नहीं करा सकते, विस्कोसिटी बढ़ जाए। ठीक है, जैसे हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात करें, एक तो वाटर लें, एक हम ग्लिसरॉल लें और एक हम हनी लें, तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी हनी की होगी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा, विस्कोसिटी मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो विस्कोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है तो कंडक्टेंस घटेगी। नोट करो, विस्कोसिटी बढ़ रही है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा है तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। हनी के अंदर आप कंडक्टेंस नहीं मेजर कर सकते, वाटर में कर सकते हैं। तो ये सारे थे अपने 4 पॉइंट। इसके बाद अपन देख लेते हैं डाइल्यूशन, 5वां पॉइंट। भाई डाइल्यूशन अगर आपने कर दिया तो जाहिर सी बात है जो आयंस होंगे उनको स्पेस मिल जाएगा आराम से फ्लो करने का, और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, भले ही वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और भले ही वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सॉल्यूशन में हमेशा आयोनाइज्ड रहते हैं कम्प्लीटली, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं रहते। अब आयंस तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी है और वीक में भी है। कहानी ये उठती है कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो ये आयंस अपनी स्पीड बनाए। भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होगा, डाइल्यूशन से पहले आयंस और टूटेंगे, जितने आयंस बचे हुए अनडिसोसिएटेड बताया था मैंने, जितने आयंस अभी नहीं टूटे वो पहले टूटेंगे और बाकी के जो टूट गए वो अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, समझ रहे हो ना, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी दौड़ने की, क्योंकि उनको जगह ज़्यादा मिलेगी ना, पानी ज़्यादा होगा, डाइल्यूशन ज़्यादा होगा, जगह ज़्यादा मिलेगी। और स्ट्रॉन्ग में शुरू से ही स्पीड बढ़ती रहेगी। क्लियर है नहीं, क्योंकि सारे सारे आयंस पहले से ही तैयार बैठे। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा, डाइल्यूशन फैक्टर। कौन सा फैक्टर है, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब मोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन समझते हो ना, एडिंग वाटर, सॉल्वेंट को ऐड करना, मोर डाइल्यूशन सो मोर वॉल्यूम अवेलेबल, मोर वॉल्यूम अवेलेबल फॉर आयंस, ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होगा, वॉल्यूम ज़्यादा अवेलेबल होगा तो क्या होगा, इंटरेक्शंस कम हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन वीक पड़ जाएंगे,
डिक्रीज हो जाएंगे। अरे आयंस के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन खत्म हो जाएंगी ना, अगर पानी ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, Na+Cl- से दूर हो जाएगा। सपोज करो इतना छोटा डब्बा और इतना बड़ा, यहाँ पर Na+ और Cl- बिल्कुल पास होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, ये दूर हो जाएंगे ना, ये वाली बात। इंटरेक्शन वीक पड़ गई। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है। और जहाँ वीक पड़ गई रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस तो डिक्रीज एंड कंडक्टेंस इंक्रीज। क्लियर है? डाइल्यूशन से क्या होगा, ज़्यादा डाइल्यूशन, मोर वॉल्यूम अवेलेबल फॉर आयंस दौड़ने के लिए, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कम हो जाए। ये दोनों ही केस में स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों ही, बोथ केस में, इन बोथ केस कंडक्टेंस इंक्रीज होगी और डाइल्यूशन बढ़ा होगी। एक चीज और बता देता हूँ, वीक में कंडक्टेंस थोड़ी मतलब इंक्रीमेंट थोड़ा तेजी से होगा, शार्प इंक्रीमेंट होगा, अचानक से होगा। जैसा पढ़े नहीं पूरी साल, तो अब अचानक से क्या हुआ, एग्जाम आए तो सब कुछ पढ़ने लगे, 10 घंटे पढ़ने लगे, शार्प इंक्रीमेंट। और एक बच्चा कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई बढ़ा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग में जो होगा धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, और यह शार्प इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि आयंस भी बढ़ेंगे, वीक में आयंस कम है ना, तो आयंस भी बढ़ेंगे और उनकी स्पीड भी बढ़ेगी। ये आयंस तो बढ़ेंगे नहीं, जितने आयंस है उतने रहेंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड है, बस उनकी स्पीड बढ़ेगी, तो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगी कंडक्टेंस। नोट कर लो। और लास्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ही ज़्यादा डाल दें तो उससे क्या हमारा कंडक्टेंस बढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, उससे घटेगा। अब तुम सोच रहे होंगे सर घटेगा कैसे, समझो देखो। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई अगर आप सॉल्वेंट ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को घोला हुआ है उस सॉल्वेंट को ज़्यादा डालते हो, तब तो तुम कहते हो कि भाई इंटरेक्शंस वीक पड़ जाएंगी, सॉल्यूट सॉल्यूट, और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन वीक पड़ गई तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अब उल्टा कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट को घोल रहे हैं वही ज़्यादा डाल देते हैं, पानी तो फिक्स कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पर पानी तो ले लेते हैं 1 लीटर, और यहाँ डाल देते हैं 1 मोल NaCl, और दूसरा इसी कंटेनर में, दूसरे वाला कंटेनर को लेके 1 लीटर पानी लिया, यहाँ डाल देते हैं 5 मोल NaCl। तो 1 मोल NaCl और 5 मोल NaCl में 5 मोल का मतलब 5 गुना ज़्यादा मात्रा डाल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पर हर जगह क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर 1 Na+ को 1 Cl खींच रहा है, तो यहाँ पर 1 Na+ को 5 Cl नहीं खींचेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो जाएगी, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। और ज़्यादा इंटरेक्शन हुई तो इसका मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन बढ़ेगी, भाई जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल उतना ही सॉल्वेंट ज़्यादा उसको ऑक्यूपाई करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ये नुकसान है, ठीक है, क्लियर है नहीं? तो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो इंटरेक्शंस बढ़ेंगी भैया, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट ये दोनों ही बढ़ जाएंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस इंक्रीजेस, इंटरेक्शन इंक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज सो कंडक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीज सो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाए। तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बताओ क्या क्या करें। अब हम आपसे कोई ये पूछे कि भैया एक बात बताओ, आपको कंडक्टेंस बढ़ानी ही बढ़ानी है, तो बताओ 6 तरीके। टेम्परेचर बढ़ा दो, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस घटा दो, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी घटा दो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी घटा दो, 4। क्लियर है? डाइल्यूशन बढ़ा दो, ज़्यादा पानी डालो, कंसंट्रेशन कम रहो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं कंडक्टेंस को इंक्रीज करने की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को बढ़ाने की। क्लियर है? चलो, तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जनरली इसी पे फोकस रहा है आपने। दोनों के बीच में डिफरेंस, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, किसको डील करती है वो भी देखा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है,
उसमें मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स चेंज कर रहे हैं ये पढ़ लिया। अब ये होती क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसकी बात करेंगे। कितने टाइप की होती है कंडक्टेंस, फॉर्मूलेज क्या क्या है, न्यूमेरिकल्स किस किस तरह है ये, ठीक है। उन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, क्या वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे लगता है, अभी तक तो तार पे लगाते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स पे ओम्स लॉ को लगा के आ रहे हैं, V = I R। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।